नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महादेश के बारे में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे, ये उत्तरी अमेरिका महादेश का मैप है और इसे ध्यान से आप देखिए। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो नीचे देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका के नीचे, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है। इसके बाद हम लोग दक्षिणी अमेरिका महादेश के ही बारे में पढ़ेंगे। इस एरिया में आप देख रहे होंगे इधर, तो ये आपको दिख रहा होगा एशिया महादेश है। एशिया महादेश उत्तरी अमेरिका से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा उत्तरी अमेरिका महादेश है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उत्तरी अमेरिका महादेश है। और उत्तरी अमेरिका महादेश में कुल 23 देश हैं। कितने हैं? 23 देश। लेकिन मुख्य रूप से इसमें 10 ही देश है, बाकी के देश जितने भी हैं वो डिपेंडेंट है, मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंड है। इसीलिए 23 देश मान के चला जाता है, लेकिन वास्तव में समझिएगा कि जो स्वतंत्र यहाँ पे कंट्री है वो 10 ही है, बाकी के डिपेंडेंट है। लेकिन याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुल कितने देश है उत्तरी अमेरिका में, तो 23। ये उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है और ये एशिया का जो हिस्सा है, एशिया और उत्तरी अमेरिका जो अलग होता है वो बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरिंग जल संधि, ये देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया और अलास्का, अलास्का का जो क्षेत्र है, ये आप जो अलास्का देख रहे हैं, अलास्का पहले एशिया का ही हिस्सा था। पहले ये रूस का हिस्सा था, ये रसिया का हिस्सा है एशिया में। तो रसिया का ही हिस्सा था अलास्का। बाद में रसिया ने अमेरिका को बेच दिया, तो अमेरिका के हिस्से में आ गया है अलास्का। इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन खींचा गया है, ताकि ये अलास्का का क्षेत्र है, ये पहले एशिया में था, अब कहाँ है? अब अमेरिका में आ गया है। अमेरिका में भी अब देखिए, अब ये उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा देख रहे हैं, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कनाडा का हिस्सा है। ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? ये कनाडा देश है। कनाडा के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये देश, ये कौन सा है? तो ये है अमेरिका। और उसके बाद अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, बात समझ रहे हैं ना? संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है, जिसको यूएसए बोलते हैं हम लोग, यूएसए। उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये हिस्सा किसका है? तो ये मैक्सिको का है, ये मैक्सिको देश है। तो आप समझ गए होंगे, ये कनाडा है, कनाडा के बाद अमेरिका है, अमेरिका मतलब यूएसए, और उसके बाद ये मैक्सिको है। अब देखिए, अब ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बारे में सबसे पहले समझिए। ग्रीनलैंड जो हिस्सा है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। मतलब कहने का है कि भौगोलिक दृष्टि से अगर पूछा जाए कि भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है। आप देखेंगे यहाँ पर बैफिन की खाड़ी है, तो इसमें जल से यहाँ का हिस्सा डूब गया है, फिर यहाँ बाहर निकल गया है। मतलब इसी का हिस्सा है जो यहाँ बाहर निकला हुआ है, ये बाकी का जल में डूबा हुआ हिस्सा है। लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्री का इस पर अधिकार हो गया, जिसमें डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार है किसका इस पर? डेनमार्क का। याद रखना है कि ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये किसका हिस्सा है? तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। अगर जनरली ऐसे कभी पूछ दिया कि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका का भाग है, क्योंकि इसी का भौगोलिक ही ऐसे पूछा जाता है। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो अलास्का का जो क्षेत्र है, अलास्का, ये कनाडा का भाग नहीं है। कनाडा आप देख रहे होंगे यहां पर है, लेकिन ये कनाडा का नहीं, अलास्का ये किसका है? ये यूएसए का है। इसे ध्यान रखना है, ये यूएसए मतलब ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है अलास्का। अमेरिका जो आप देख रहे हैं यूएसए, इसमें 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। जैसे इंडिया में अभी 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरीके से अमेरिका में, यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। 50 राज्य में 50वां राज्य बनाया गया किसको? अलास्का को बनाया गया। ये याद रखिएगा, अमेरिका का 50वां राज्य किसे बनाया गया? तो अलास्का को बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर कभी पूछ देगा कि यूएसए का सबसे
बड़ा राज्य कौन सा है? 50 राज्यों में यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो टेक्सास। ये ऊपर ऊपर की बातें मैं बता रहा हूं, हम लोग सारी बातों को जानेंगे। ये जनरली पूछा जाता है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? टेक्सास है। लेकिन अमेरिका का 50वां राज्य कौन सा है? तो वो अलास्का है। अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक एक पट्टी दिख रही होगी आपको, यहां से लेकर यहां तक ये पट्टी है, पर्वत है। उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी हिस्से में एक पट्टी यहां पर दिख रही होगी। ये कौन सी पट्टी है? तो इसको बोलते हैं रॉकीज पर्वत। क्या बोलते हैं? रॉकीज पर्वत। तो ये रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत। तो अगर कभी ऐसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में या यूएसए के पश्चिमी हिस्से में कौन सा पर्वत है? तो रॉकीज पर्वत है। ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है कौन सा? रॉकीज पर्वत है। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? ये तो दूसरा सबसे लंबा पर्वत है रॉकीज पर्वत। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो वो है एंडीज पर्वत। वो दक्षिणी अमेरिका महादेश हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। ये भी दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, तो यहां पे मिलेगा। तो एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है और दूसरा सबसे लंबा है रॉकीज पर्वत। अब यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से अलास्का, अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री मिलेंगे आपको, बहुत सारे छोटे छोटे देश मिलेंगे। देखिए यहां पर आपको मिलेगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये कंट्री किस महादेश में पड़ता है, तो या मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो देखिए यहां पर पड़ता है आपका ग्वाटेमाला है। उसके बाद एक छोटी सी कंट्री आगे है यहां पर, ये है बेलीज, इसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर ये कंट्री है एल सल्वाडोर, तो इसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये है होंडुरस, होंडुरस के बाद है ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला के बाद एक कंट्री है कोस्टारिका, और कोस्टारिका के बाद यहां पर आप जो देख रहे हैं ये है पनामा। कौन सा है? पनामा। तो ये 10 कंट्री हैं जो आप देख लिए यहां पर। बाकी की छोटी छोटी कंट्रियां इधर मिलेंगी। तो आप देखिए फिर से यहाँ पर अलास्का, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद बेलीज, बेलीज के बाद एल सल्वाडोर, उसके बाद होंडुरस, और उसके बाद निकारागुआ, उसके बाद कोस्टारिका, कोस्टारिका के बाद पनामा। अब पनामा में ही पनामा नहर बनाई गई है। देख लीजिए यहाँ पर पनामा नहर, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है और किसको किसको अलग करता है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से अलग करने का काम कौन करता है? पनामा नहर। महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। ये उत्तरी अमेरिका महादेश आप देख रहे हैं और ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है, इसको अलग करने का काम कौन करता है? पनामा नहर। और जोड़ने का काम कौन करता है? तो देखिए जोड़ने का काम, इधर का एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इधर उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महादेश के आप पूर्वी हिस्से में चले जाएंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा, और इधर पश्चिमी हिस्से में आप आएंगे इधर तो ये प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और अटलांटिक महासागर में ये जो एरिया आप दिख रहे हैं ये पड़ता है कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर। महासागर में तो कई सागर होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कैरिबियन सी मिलेगा। तो एग्जाम में ऐसे ही पेयर बनाकर पूछता है, प्रशांत महासागर से कैरिबियन सागर को जोड़ता है, तो इसे ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हडसन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। और यहां पर ये जो जल का हिस्सा है ग्रीनलैंड और यूएसए के बीच में, ये बैफिन की खाड़ी है। तो बैफिन की खाड़ी कहाँ है, इसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं अलास्का के नीचे, अलास्का की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। और ये एक क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कौन सा स्टेट है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य यहाँ पर पड़ता है, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में एक हिस्सा है दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी कैलिफोर्निया पड़ता है मैक्सिको में। दक्षिणी कैलिफोर्निया ऐसे अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया पड़ता है अमेरिका में, लेकिन जो दक्षिणी कैलिफोर्निया का हिस्सा है ये हिस्सा आप देख लीजिए, इसमें गल्फ मिलेगा, गल्फ मतलब खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, वो मैक्सिको में पड़ता है। तो इसे ध्यान में रखना है
कि दक्षिणी कैलिफोर्निया कौन से देश में है, तो मैक्सिको में है। तो यहीं पर पड़ता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा है, पहले सबके बारे में जान जाइए कि कौन कहाँ है क्या है, उसके बाद हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कौन सा है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको के बगल में आप देख रहे होंगे, मैक्सिको के बगल में, तो ये पूरा क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। बात समझ रहे हैं ना, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। और मैक्सिको के बाद यहां से देख लीजिए छोटे छोटे देश है, बहुत छोटे छोटे देश है जिनकी सीमा लगभग दोनों महासागर से, एक दो देशों को छोड़ करके बाकी लगभग सभी देश है जिनकी सीमा दोनों महासागरों से लगी है, प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर से। यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक देश है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना है, आप जानते होंगे। ये क्यूबा है, क्यूबा के बाद हैती है, और हैती के बाद प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको है यहां पर। और उसके बाद ये छोटे छोटे कंट्री यहां पर मिलेंगे आपको। और यहां पर एक आपको मिलेगा और भी आइलैंड है छोटा सा, जिसका नाम है जमैका। और भी छोटे छोटे यहां पर देश मिलेंगे। तो कुल मिला करके यहां पर सबको मिला करके कहा जाता है वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी द्वीप कहने का मतलब वेस्ट इंडीज। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। इतना बात अभी जानिए कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो अब बारी बारी से शुरू करते हैं। देखिए एक लाइन यहां पर देख रहे होंगे आप, ये सीधी लाइन है, सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा है, ये इसको बोलते हैं 49 डिग्री। कितना डिग्री बोलते हैं, 49 डिग्री समानांतर। 49 डिग्री की ये लाइन है। और 49 डिग्री ये कहां से आ गई, तो आप कभी मैप में देखेंगे तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश से होकर गुजरती है। जो विषुवत रेखा है इक्वेटर, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश से होकर गुजरती है। और ये 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री से आप शुरू करेंगे तो यहां पर आएगा 23 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि 23.5 डिग्री जो लाइन है वो मैक्सिको से होकर गुजरती है, मतलब कि उत्तरी अमेरिका महादेश से भी होकर जाती है। कौन सी रेखा, तो वो कर्क रेखा। और कर्क रेखा आप देखिए दक्षिणी चीन सागर होते हुए, मैक्सिको होते हुए, कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया से होते हुए निकल जाती है। तो ये तो 23.5 डिग्री है। 23.5 से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे 24, 25, 26 ऐसे करते करते तो 49 डिग्री आएगा। 49 डिग्री जो रेखा आप देख रहे हैं ये यहां से गुजरती है। तो ये सीधी रेखा है कनाडा और यूएसए के बीच में। कनाडा और यूएसए के बीच में ये एक ऐसी सीमा रेखा है जो सबसे सीधी है और सबसे लंबी सीधी रेखा है और सबसे शांत मानी जाती है। यूएसए और कनाडा के बीच में यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, आज तक कोई विवाद नहीं देखा गया है। और इन दोनों देशों ने आपसी सहमति से यहाँ पर इसी लाइन को, मतलब जो अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी को अपना बॉर्डर बना लिया है। बहुत कम ऐसे देश होते हैं जिनके बीच में सीधी रेखा खींची जाती है, नहीं तो पर्वतों नदियों को ही सीमा मान लिया जाता है। जो पर्वत टेढ़े मेढ़े होते हैं, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको सीमा मान लिया जाता है। लेकिन यूएसए और कनाडा के बीच में ऐसा समझौता है जिससे 49 डिग्री लाइन को ही क्या मान लिया गया है, तो उसी को मान लिया गया है सीमा। तो ये पूछा जाता है क्योंकि ये पैरेलल होती है ना, अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती है, तो समानांतर भी कह दिया जाता है कि 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आप बताएंगे यूएसए और कनाडा के बीच में। बात समझ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे एक लाइन देख रहे होंगे आप, यहां पे ये लाइन नहीं है, ये नदी है। देख लीजिए ये नदी है। तो इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। क्या नाम है, रियो ग्रांडे नदी। तो इसको कहीं मैं लिख दे रहा हूं, रियो ग्रांडे नदी। देखिए रियो ग्रांडे नदी जो है ये यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यही इसी नदी को सीमा मान लिया गया है, किसके किसके बीच, ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों 49 डिग्री समानांतर और ये जो रियो ग्रांडे नदी है, इन दोनों को आप रट ही जाइएगा, ये पूछा ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नदी और दिख रही होगी, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये भी यूएसए और कनाडा के बीच में यहाँ बॉर्डर बनाती है। मतलब बॉर्डर यूएसए और कनाडा के बीच में 3 चीजें बनाती है।
एक तो 49 डिग्री समानांतर रेखा हो गई। उसके बाद यहाँ पर झील है, ये आप देख लीजिए, झील यहाँ पर बनाया गया है, ये इसको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, महान झील के नाम से जाना जाता है। तो महान झील आ जाता है। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी जो है, ये मतलब कि यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाने में 3 चीजें हैं। एक 49 डिग्री समानांतर रेखा है, उसके बाद 5 झीलें हैं, महान झीलें हैं, और उसके बाद ये कौन सा है, तो ये है सेंट लॉरेंस नदी। अब देखिए, अब आइए सबसे पहले समझते हैं इन झीलों के बारे में। देखिए, ये जो आप झील देख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है ग्रेट लेक्स। सभी झीलों को क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो सबसे पहले लेक सुपीरियर। कौन सी, सुपीरियर। सबसे पहले सुपीरियर झील है। सुपीरियर के बाद यहां पे नीचे आप देखेंगे तो यह है मिशिगन। मिशिगन झील है, सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या है ना कि पश्चिम से पूरब पूछ देता है, ऐसे ध्यान में रखना है। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि ग्रेट लेक्स में कौन सी झील शामिल है, कौन सी झील शामिल नहीं है। तो ये आपका है मिशिगन। मिशिगन के बाद ह्यूरॉन। उसके बाद एक झील है जिसका नाम है ह्यूरॉन, और ह्यूरॉन के बाद यहां पर है ईरी। एक ईरी झील है, ईरी झील, और उसके बाद ओंटेरियो, ओंटेरियो झील। तो ये इन झील को याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। इसमें से कोई भी पूछेगा कि ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। ये दोनों देशों में पड़ेगा ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो। 5 झीलों है, और इन 5 झीलों को क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, महान झील के नाम से जाना जाता है। देखिए, 4 झीलें आपस में जुड़ी हुई है। देख लीजिए यहाँ पर सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो, ये 4 जो झील है ये आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन एक झील देखेंगे कि वो नीचे है। तो अगर इनमें से कभी पूछा जाएगा कि इन 5 झीलों में से कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में है, मतलब दोनों देशों में नहीं है, तो आप देख लीजिए कि जो मिशिगन झील है वो कहाँ है, तो वो पूर्ण तरीके से कहाँ है, वो पड़ता है अमेरिका में। तो इसे ध्यान रखिएगा, मिशिगन पूरी तरीके से कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। इसको ऐसे याद रखिएगा कि मिशिगन अमेरिका में पड़ता है। ये बाद में भूल जाइएगा, मैं जानता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन का उत्पादन कौन करता है, अमेरिका ही करता है। हथियार में, गन में सबसे ज़्यादा गन यहाँ पे लगा है, मतलब अमेरिका का ये झील है, ये पूर्ण तरीके से अमेरिका में है। अब ये सभी झीलें जो है, ये सभी झीलें एक नहर के द्वारा जुड़ी हुई है, और इसी झीलों के नाम पे नहर का भी नाम रखा गया है। तो ये सभी झीलें एक दूसरे से, सुपीरियर का पानी जो है वो इसमें आता है ह्यूरॉन में, ह्यूरॉन का ईरी में आता है, ईरी का पानी ओंटेरियो में आता है। तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ से झील का पानी जो है ये सेंट लॉरेंस नदी ले जा करके, और ये सेंट लॉरेंस खाड़ी है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, यहाँ पर ले जा करके ये सेंट लॉरेंस नदी पानी को खत्म कर देती है, गिरा देती है। अब देखिए, यहाँ पर झील बने होने के चलते, यहाँ पर झील बने होने के चलते ये पूरा जो एरिया है ना, ये झीलें छोटी झीलें नहीं है, ये झीलें बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है। मतलब कि बहुत बड़ी झीलें होने के चलते यहाँ पर ये पूरा एरिया एकदम हरा भरा रहता है, मतलब घास का क्षेत्र है। आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे प्रेयरी का, प्रेयरी घास का क्षेत्र नाम सुने होंगे। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये पूरा एरिया घास के मैदान से और चारा, पशुओं के चारा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर मतलब पशुपालन बहुत ज़्यादा किया जाता है, और गेहूं के लिए, गेहूं के उत्पादन और मक्का के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। तो इसे ध्यान रखना है। दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो रूस में पड़ता है, रसिया में कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी का है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि मीठे पानी की, दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर। इसे याद रखिएगा, लेक सुपीरियर दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा पशुपालन होने के चलते, पशुपालन और डेयरी फार्म भी यहाँ पर ज़्यादा है, और गेहूं का उत्पादन, मक्का का उत्पादन यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है कि पशुओं को दूध
मतलब ज़्यादा निकालने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर मक्का को पशुओं को खिला दिया जाता है। मांस उत्पादन के लिए भी आप देखेंगे शिकागो टाइप के जो शहर हैं यहाँ पर वो मांस के उत्पादन भी करते हैं, तो वहाँ पर पशुओं को ज़्यादा इन सब चीज़ों को खिला दिया जाता है। अब कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ इस एरिया में विकास होने के चलते कुछ औद्योगिक नगर भी बसे हुए हैं, कुछ औद्योगिक नगर बसे हुए हैं, जिसको कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर डुलूथ के बारे में पूछा जाता है कि डुलूथ जो नगर है वो किस झील के किनारे है, कौन से झील के किनारे है, या ऐसे पूछ देगा कि सुपीरियर झील के किनारे बसा हुआ कौन सा औद्योगिक नगर है। तो इसे ध्यान रखना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि प्रमुख नगर जो है, प्रमुख औद्योगिक नगर, तो प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? तो देखिए सुपीरियर झील के सामने, सुपीरियर झील के सामने कौन सा है? तो डुलूथ। डुलूथ को ज्यादा पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई है, वीवीआई है, इसे पूछा जाता है। डुलूथ जो शहर है वो कहाँ बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सुपीरियर झील के किनारे। उसके बाद जो शिकागो है, आप देखेंगे यहां पर कि जो शिकागो शहर है ये मिशिगन झील जो है, मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है शिकागो। कौन सा है? शिकागो। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पड़ता है इरी झील। कौन सा है? इरी झील। इरी झील के किनारे, इरी झील के किनारे बसा हुआ है डेट्रायट। डेट्रायट बसा हुआ है, तो इसे ध्यान रखना है। सुपीरियर झील के किनारे कौन सा औद्योगिक नगर है? डुलूथ है। मिशिगन झील के किनारे है शिकागो, और इरी शहर के किनारे कौन सा है? इरी झील के किनारे डेट्रायट। डेट्रायट किस लिए प्रसिद्ध है आप जानते होंगे, कार सबसे ज्यादा यहीं बनती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बोल सकते हैं आप, ऑटोमोबाइल्स के लिए ये फेमस है। अब देखिए यहां पर एक झील है, यहां पर झील नहीं वो जलप्रपात है। देखिए झील और जलप्रपात में यही अंतर होता है कि जलप्रपात में ऊपर से पानी गिरता है और आगे बढ़ता है। झील में क्या है कि पानी स्थिर रहता है, एक गड्ढा टाइप का होता है, उसमें पानी भर जाता है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक झील है। इस झील का नाम है नियाग्रा, सॉरी झील नहीं, जलप्रपात, वाटरफॉल बोलते हैं। तो जलप्रपात यहाँ पड़ता है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। अगर आपसे कभी पूछ देगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहां पड़ता है, तो इसे ध्यान रखना है। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ता है, कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है। देख लीजिए आप, यहाँ पर पड़ेगा, ये है, तो यहाँ से इधर कनाडा है, ये यूएसए है, तो बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झील के बगल में है। देख लीजिए आप, ये ईरी झील है, ये ओंटेरियो है। अगर झील का नाम दे दिया तो झील का नाम आपको याद रखना है, ईरी और ओंटेरियो। ओंटेरियो भी होता है, ओंटेरियो भी होता है, इसे ध्यान रखना है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बीच में होता है, ईरी और ओंटेरियो झील के बीच में स्थित है। अब यहां पर आप जानते होंगे कि जो कनाडा है, कनाडा और यूएसए का ऊपरी हिस्सा, ये सभी उत्तरी अक्षांश के नजदीक पड़ते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध के नजदीक में। तो यहाँ पर बर्फ जमा रहता है। बर्फ आप देखेंगे, कनाडा जो है एक ठंडा देश है, वहाँ पर वहाँ की क्लाइमेट जो है बहुत ही ठंडी होती है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। बर्फ से ढका होने के चलते ये जो रॉकीज पर्वत है, जो रॉकीज पर्वत आप देख रहे हैं, इसके पूर्वी हिस्से में, इधर तो पूरब पड़ेगा, तो इसके पूर्वी हिस्से में एक उष्ण हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, जिसका नाम है चिनूक। चिनूक एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था, तो इसे ध्यान रखना है। चिनूक नाम की गर्म हवा जो है वो यूएसए में बहती है, और यूएसए में यहाँ पर इसके ढलानों से उतरती है, और यहाँ आके और बर्फ को क्या कर देती है? पिघला देती है। गर्म हवा बहेगी तो बर्फ पिघलेगा ही, बर्फ पिघलती है तो यहाँ को घास को उगने में बड़ा मदद मिलती है, तो घास यहाँ पर उगता है, और ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा
चारे का एक मतलब केंद्र बन जाता है। एक पॉइंट यहां से याद रखिएगा कि कौन सा झील, ग्रेट लेक्स का कौन सा जो झील है ये पूर्ण तरीके से अमेरिका में है, तो कौन सा है, मिशिगन, याद रखना है। अब देखिए कनाडा में भी कुछ झील है जिसका नाम यहां पे मैं इंडिकेट कर दिया हूं, आप देख सकते हैं। देखिए ये झील ऐसी झील है कनाडा में कि ये सभी झील जाड़े के दिनों में, मतलब जाड़े के दिनों में एकदम बर्फ से ढका रहता है। जाड़े में वहां पर कोई झील नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन जैसे ही थोड़े गर्मी के दिन आते हैं तो ये पिघलने लगते हैं और बर्फ पिघलने के चलते यहाँ पर झील उत्पन्न हो जाता है। तो उन सभी झीलों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये झील कहाँ पड़ता है, और पूछा जाता है कि ग्रेट बियर झील कहाँ है, तो ये कनाडा में पड़ता है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो मैं इन चारों झीलों को बता दे रहा हूँ, ये पूर्ण तरीके से कनाडा में है। चलिए तो इसमें देखेंगे, पहला जो झील आप देख रहे हैं जो बी लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील कहां पड़ता है भाई, ग्रेट बियर झील कनाडा में पड़ता है। उसके बाद एस से जिस झील को लिखे हैं यह है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील है। उसके बाद यहां पे ए से जो इंडिकेट किए हैं इसका नाम है अथावस्का। अथावस्का। और उसके बाद डब्लू से जो झील है वो है विनिपेग। विनिपेग, तो इसे ध्यान रखना है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का और विनिपेग, ये सभी कहां पड़ता है, ये सभी कनाडा में पड़ता है। आप देखेंगे कि विनिपेग जो है ना, विनिपेग ये प्रेयरी मैदान के अगल बगल ही पड़ता है, प्रेयरी मैदान में ही पड़ता है, प्रेयरी जो क्षेत्र है उसी में पड़ता है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, मैंने अभी क्या बताया कुछ देर पहले कि गेहूं का बहुत बड़ा सेंटर है ये। अमेरिका में ज़्यादा गेहूं उत्पादन होने का कारण यही है, प्रेयरी क्षेत्र। प्रेयरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है, तो कनाडा में भी तो प्रेयरी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ी गेहूं मंडी है जो विनिपेग कनाडा में है। विनिपेग जो वहाँ पर झील है वहीं पर है विनिपेग, तो वो कनाडा में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है गेहूं की। अब देखिए, हाँ ये समझ गए, ये चारों झील और ये 5 झीलें हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। और दुनिया में सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है वो कौन सी है, तो वो रसिया में पड़ती है, कैस्पियन सागर। अब देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर में अगर आप देखेंगे ये जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया का पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक इस तरीके से है। ये पूरा हिस्सा किसका है, कैलिफोर्निया का है। अमेरिका में, यूएसए में पूर्ण रूप से पड़ता है ये, लेकिन दक्षिणी कैलिफोर्निया कहाँ पड़ेगा, ये मैक्सिको में पड़ेगा। तो यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ना, ये एक एंट्री करने के लिए गेट जैसा बनाया गया है यहाँ पर, मतलब कहने का ये अपने से प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो ये कैलिफोर्निया यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये खनिजों के लिए, खनिज आप जैसे सिलिकॉन, चांदी, सोना, ये सब यहाँ पे निकलता है। तो उसकी खुदाई करने के लिए यहाँ से एंटर किया जाता है इस एरिया से। तो एक सुनहरा गेट के नाम से जाना जाता है, सुनहरा गेट, तो गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गेट। तो इसे याद रखिएगा, एक शहर है यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को। तो गोल्डन गेट कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में, गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब यहाँ ये अमेरिका में बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको मिसिसिपी नदी मिलेगी, और प्रश्न वहाँ से ऐसे पूछ देता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अपना डेल्टा पंजे के आकार की बनाती है, मतलब पक्षपाद के हिसाब से बनाती है। पक्षपाद मतलब कि पक्षी के पैर के अनुसार, मतलब उसके जैसा बनाती है। तो कौन सी नदी होगी, मिसिसिपी नदी, तो वो अमेरिका में बहती है। बहुत सारे
खान भी है, खान मतलब माइंस, जैसे आपको मिलेगा चिहुआहुआ का खान, ये मिलेगा मैक्सिको में, चांदी के लिए फेमस है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ओटावा। और कनाडा एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगा हुआ है। मतलब कहने का है कि सबसे लंबी अगर समुद्र तट किसी की है तो वो किसकी है? कनाडा की है। और एरिया भी इसका देखेंगे आप तो एरिया के हिसाब से रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? कनाडा है। तो इसे ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा तट किसकी लंबी है? तो वो कनाडा की लंबी है, सबसे ज़्यादा तट रेखा जो लंबी है। और उसके बाद दुनिया का दूसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये कनाडा ही है। अच्छा, उसके बाद कनाडा की एक और खासियत है कि ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ये जो पूरा हिस्सा है ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है। इसकी राजधानी ओटावा यहाँ पड़ती है। यहाँ पर इस एरिया में, अब यूएसए में देखेंगे तो यहाँ पर अमेरिका का 50 राज्यों के बाद एक संघीय जिला है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ पर अमेरिका की राजधानी है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसे डीसी भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। और वाशिंगटन कहाँ है? तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मतलब कोलंबिया की राजधानी है। तो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसे ध्यान रखना है, ये अमेरिका की राजधानी है। अच्छा, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन, ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है पोर्ट मैक नदी के किनारे। ये भी पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। पोर्ट मैक नदी, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद जो न्यूयॉर्क इसका शहर है, न्यूयॉर्क, ये किस नदी किनारे है? तो ये हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? हडसन। ये दोनों एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, इसे ध्यान में ही रखना है। बात समझ रहा है? चलिए, तो ये हमारा जो कुछ मोटी मोटी बातें थी उसको हम लोगों ने जाना, और छोटी छोटी बातें को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।